वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 का क्लास 9 JCRT जैक बोर्ड में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है, जो क्लास 9 में है। चैप्टर 3 साइंस का, इसमें चैप्टर 3 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर होंगे, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पार्ट से जो भी प्रश्न उत्तर थे उसके क्वेश्चन आंसर को क्लियर कर चुके हैं, उसको देख चुके हैं, उसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा, समझ चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर उसको देख लीजिए पहले, और उससे भी आपको नोट्स पहले बना लेना है। जैसे ये सब है आपका, ये सब पार्ट से जो क्वेश्चन आंसर है उसका सॉल्यूशन है यहाँ पर ही। हम लोग अभी देखेंगे अभ्यास से प्रश्न उत्तर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इससे पहले 2 चैप्टर और भी रेडी हो चुका है, जो आपका पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कंप्लीटेड है, उसका भी आपको क्वेश्चन आंसर आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख लीजिए। और इसमें हम लोग अभ्यास के जो भी प्रश्न उत्तर है उसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया है कि उसमें 0.096 ग्राम बोरॉन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। तो उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भरात्मक रूप में परिकलन कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिए। ये एक मैथ का सॉल्यूशन जैसा बनेगा, जैसे दिया गया है। यौगिक के नमूने कुल द्रव्यमान कितना है 0.24 ग्राम। फिर बोरोन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 0.96 ग्राम, ठीक है। उसी प्रकार ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 0.144 ग्राम, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बोरोन का प्रतिशत मात्रा जब निकालना होगा तो बोरोन का द्रव्यमान बाई क्या कर देंगे यौगिक का द्रव्यमान। तो यौगिक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यौगिक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यौगिक यहाँ पर ये यौगिक के नमूने के कुल द्रव्यमान है 0.24 ग्राम, ठीक है। अब बोरोन का द्रव्यमान यहाँ पर ये 0.096 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इससे भाग दे देंगे और प्लस में हम लोग क्या कर देंगे इंटू 100 कर देंगे। देखिए यहाँ पर 0.096 किए और इसको भाग कितना से दे दिए 0.024 से। तो हमको क्या मिल जाएगा, बोरोन का प्रतिशत भरात्मक क्या मिल जाएगा। तो अगर आप ये पूरा कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, इसको अगर पूरा को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 0.096 इसको आप क्या कर दीजिए 0.24 से भाग दे दीजिए, और इसमें जो भी आता है उसमें 100 आप इंटू कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिलेगा 40% मिल जाएगा, ठीक है। तो बोरोन का प्रतिशत भरात्मक क्या हो जाएगा 40%। उसी प्रकार ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए उसी प्रकार के इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सीजन का द्रव्यमान और यौगिक का द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान इतना हो जाएगा 0.144 बाई 0.24 ग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऑक्सीजन का भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों को जब गुना कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन के प्रतिशत भरात्मक मिल जाएगा 60%, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अतः नमूने में बोरोन का प्रतिशत भरात्मक क्या है 40% है, तथा ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है 60% है। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आप दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है कि 3.0 ग्राम कार्बन और 8.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11.00 कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3.00 कार्बन को 50.00 ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होगा। मतलब क्या कर रहे हैं कि 3 ग्राम कार्बन को लेकर 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाकर वो कितना ग्राम पता कर रहा है 11 ग्राम ऑक्सीजन पता कर रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि 3 ग्राम अगर कार्बन लेते हैं और 50 ग्राम ऑक्सीजन लेकर जलाएंगे तो कितने ग्राम हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा वो आप बताइए, ठीक है। तो वो ऐसे में 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 3 ग्राम अगर कार्बन को अगर 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलने पर भी हम लोग को क्या मिलेगा 11 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 होता है, ठीक है, निश्चित होता है। इसलिए 50 ग्राम ऑक्सीजन का 8 ग्राम ऑक्सीजन ही 3 ग्राम कार्बन से अभिक्रिया करता है, और इसमें से 50-8 मतलब 42 ग्राम ऑक्सीजन शेष रह जाती है। यह स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है, ठीक है। तो इस प्रकार के आप इसका आंसर लिख सकते हो। अगर यहाँ पर अगर आप क्लियर नहीं देख पा रहे हो तो आप वेबसाइट पे चल जाओ, वहाँ पर नोट्स है, नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर लो, वहाँ से आसानी से लिख लो, ठीक है। तो वहाँ से भी जाकर लिख सकते हो। ऐसे में यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि आप देख लो, अगर यहाँ से नोट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, वीडियो को रोक दो, उसके बाद नोट कर लो, ठीक है। अगर नहीं हो पाता यहाँ से तो आप वेबसाइट से जाकर वहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपरमाणुक
आयन क्या होते हैं। तो बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। जैसे अमोनिया पे क्या है NH4 और प्लस, ठीक है। सल्फेट के क्या है SO4 और 2 माइनस आदि, ऐसे ऐसे रहते वो क्या हो जाएगा बहुपरमाणुक आयन हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। कुछ हम लोग को ये दिया हुआ है, इस रासायनिक नाम यौगिक दिया हुआ है, इसका सूत्र लिखना है, ठीक है। जैसे क्या हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो जैसे देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा CaCl2, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट का क्या हो जाएगा CuNO3 और इसका पूरा का 2, ठीक है। उसी प्रकार एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा AlCl3, ठीक है। तो ऐसे ही इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट के क्या हो जाएगा CaCO3, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट आप। यहाँ देखिए निम्नलिखित यौगिक में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। जैसे बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना में कौन सा यौगिक विद्यमान है ये आपको बताना है। तो बुझा हुआ चूना, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तथा इसका सूत्र क्या हो जाता है CaO। इसमें कैल्शियम तथा ऑक्सीजन तत्व विद्यमान है, ठीक है। इसी प्रकार हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा HBr। इसमें हाइड्रोजन तथा ब्रोमीन तत्व विद्यमान है, ठीक है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए C नंबर में क्या है बेकिंग पाउडर मतलब खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तथा इसका सूत्र क्या हो जाता है NaHCO3। इसमें सोडियम कितना सोडियम हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है, कार्बन हो जाता है तथा ऑक्सीजन तत्व क्या होता है विद्यमान रहता है, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट में क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है K2SO4। इसमें पोटेशियम सल्फर और ऑक्सीजन तत्व जो है विद्यमान रहता है, मतलब इसमें शामिल रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए निम्नलिखित पदार्थों का मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, ठीक है। तो जैसे एथाइन में C2H2 होता है, ठीक है। सल्फर अणु ये दिया है और इसमें आपको क्या करना है तत्वों का परिकलन कीजिए करना है, ठीक है। जैसे एथाइन, यहाँ पर समझिए पहला एथाइन कितना है C2H2 है, ठीक है। अब कार्बन C का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा 12U हो जाता है, 12 परमाणु द्रव्यमान। और हाइड्रोजन H का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाता है 1U हो जाता है। तो एथाइन C2H2 का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे कि 2, यहाँ पर देखिए कार्बन कितना ले रहे हैं कार्बन 2, और कार्बन के परमाणुक द्रव्यमान क्या होता है 12 होता है। तो 12 क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, यहाँ हमको 24 मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर पूरा करके बताया गया आपको कि 2 को कार्बन का परमाणु द्रव्यमान से गुना कर दीजिए, प्लस 2 को ये 2 हाइड्रोजन जो है ना तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान से गुना कर दीजिए। तो 12U कार्बन का है तो कार्बन को हम क्या किए 2 से गुना कर दिए, और यहाँ 1U हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन को भी 2 से गुना कर दिए। यहाँ हमको क्या मिलेगा ये देगा हमको 24U, मतलब 24 द्रव्यमान, ठीक है परमाणु द्रव्यमान। और यहाँ पर 2U मतलब 2 परमाणु द्रव्यमान, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो 26U आ जाएगा। तो 26U मतलब परमाणु द्रव्यमान है। U किसका मात्रक होता है परमाणु द्रव्यमान का, ये पिछली वीडियो में हम लोग ने बात किया था, ठीक है। अब जैसे एथाइन का C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा 26 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसी प्रकार सल्फर का उसी प्रकार से बनाएंगे S8 है तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाता है 32U होता है, ठीक है। अब सल्फर का S8 है मतलब आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा सल्फर का परमाणु द्रव्यमान × 8, ठीक है। तो अब 32U को क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे 256 आ जाएगा, तो ठीक है। तो सल्फर का S8 का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा 256 ग्राम पर मोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए फॉस्फोरस में उसी प्रकार से करेंगे। अणु कितना है P4। अब फॉस्फोरस का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 31 होता है, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। तो फॉस्फोरस का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 31U होता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस का आणविक द्रव्यमान पता करने के लिए क्या करेंगे फॉस्फोरस को, अब यहाँ पर P4 है ना तो 4 से गुना कर देंगे। जब 4 से गुना करेंगे तो 124 हमारा आंसर आ जाएगा। तो फॉस्फोरस का P4 का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा 124 ग्राम पर मोल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है हाइड्रोजन H का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाता है 1U हो जाता है। वहीं पे क्लोरीन Cl का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 35.5U हो जाता है। मतलब अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का अम्ल HCl का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U है और क्लोरीन के कितना 35.5, ठीक है। तो यहाँ पर 36.5U आ जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए नाइट्रिक अम्ल में क्या होता है HNO3। अब यहाँ पर हाइड्रोजन H का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा 1U हो जाएगा। वहीं पर नाइट्रोजन N का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा 14U हो जाएगा। वहीं पर ऑक्सीजन O का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा 16U हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल का अगर आणविक द्रव्यमान पता करना होगा तो क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे आपस में, ठीक है। जब सबको जोड़ देंगे लेकिन क्या है यहाँ पर O जो है ना O3 है, मतलब ऑक्सीजन को 3 से गुना करना होगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ दिए, उसके बाद क्या आता है
नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन का 14 लिखा गया है। और यहाँ पर ही आपका ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, उसको 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इस पहले इसको 16 दिया, 48 यहाँ पर हो जाएगा और सबको एक साथ जोड़ देंगे, 63 हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 63 ग्राम पर मोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, तो 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा ये पता करना है। तो नाइट्रोजन परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाता है, 14 हो जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाता है, 14 ग्राम हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, अतः 1 मोल नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू 14 ग्राम कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए जैसे एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 1 मोल एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 ग्राम होता है। और 4 मोल एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाता है, 27 गुने 4 मतलब 108 ग्राम। तो एल्युमिनियम परमाणु के 4 मोलों का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 108 ग्राम हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जैसे 4 मोल एल्युमिनियम का बता दीजिए। अब जैसे 10 मोल सोडियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, सल्फाइड का क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सोडियम सल्फाइड का, तो सोडियम का क्या परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाता है, 23 यू हो जाता है। और सल्फर का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाता है, 32 यू हो जाता है। ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, 16 यू हो जाता है। अब यहाँ क्या करेंगे कि सोडियम सल्फाइड को हमको पता करना है, तो इसका आणविक द्रव्यमान पता करने के लिए क्या करेंगे, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान इंटू क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। फिर सल्फर का परमाणु द्रव्यमान इसमें और प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान को 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आगे बढ़ेंगे। 23 यू को 2 से गुना करें, 32 को गुना किए, फिर 16 को 3 से गुना करिए, ठीक है। अब जब इसको सबको जोड़ देंगे आपस में तो 126 यू हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल सोडियम सल्फाइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 126 ग्राम हो जाएगा। तो 10 मोल अगर पता करना होगा तो 10 क्या करेंगे, 10 से इसको गुना कर देंगे। जब 10 से गुना कर देंगे 1260 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। अतः सोडियम सल्फाइड Na2SO3 परमाणुओं के 10 मोलों का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 1260 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 8 मोल में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन है कि मोल में परिवर्तित कीजिए। 12 ग्राम ऑक्सीजन, 20 ग्राम जल और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। इसको किस प्रकार से करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ देखिए दिया गया है कितना, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाता है, 16 यू हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाता है, O3 इक्वल टू 16 यू इंटू 2, तो ये 32 यू हो जाएगा। तो 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान इक्वल टू 32 ग्राम। तो मोलों की संख्या इक्वल टू तत्वों का द्रव्यमान भाई तत्वों का मोलर द्रव्यमान। तो 12 को क्या करेंगे, 32 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कितना मोल आ जाएगा, इसका आंसर 0.375, ये इसका इतना मोल हो जाएगा, ठीक है। 32 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल टू 0.375 मोल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 20 ग्राम जल हो जाएगा। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, H2O। तो हाइड्रोजन का परमाणु मतलब द्रव्यमान 1 यू हो जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो एच को हम लोग मतलब 1 को 2 से गुना कर देंगे, 16 यू इसमें जोड़ देंगे, तो 2 और 16 कितना है, 18 यू हो जाएगा। अतः 1 मोल जल का द्रव्यमान इक्वल टू 18 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो मोल का संख्या क्या हो जाएगा, तत्वों का द्रव्यमान बाई तत्वों का मोलर द्रव्यमान 20/18 कर देंगे, 1.11 मोल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 20 ग्राम जल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.11 मोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाता है, 12 यू हो जाता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाता है, 16 यू हो जाता है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 12 यू। तो इसका ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो 16 को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 12 यू तो ठीक है वो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 16 को 2 से गुना करेंगे 32 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को जब आपस में प्लस कर देंगे तो 44 यू हो जाएगा, ठीक है। अतः 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मोल की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, तत्वों का द्रव्यमान बाई तत्वों का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो 22/44 करेंगे 0.5 मोल। अतः 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 मोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, जैसे 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु और 0.5 मोल जल अणु, इसका द्रव्यमान पता करना है, ठीक है। तो 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का अगर द्रव्यमान पता करना है तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाता है, 16 ग्राम हो जाता है। तो 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग 16 को हम लोग 0.2 से गुना कर देंगे, तो 3.2 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अतः 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 3.2 ग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 0.5 मोल जल अणु है, तो जल का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाता है, 18 यू हो जाता है, ठीक है। तो 1 मोल जल का द्रव्यमान इक्वल टू 18 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ देखिए तो 0.5 मोल जल अणु का द्रव्यमान 0.5 को क्या करेंगे 18 से गुना कर देंगे। जब 18 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 9 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो 0.5 मोल जल अणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा 9 ग्राम, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर S8 के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो जैसे आपको मालूम है कि 16 ग्राम जो ठोस सल्फर है तो S8, तो यहाँ पर सल्फर S का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाता है 32 हो जाता है। सल्फर S8 का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा तो 32 को 8 से गुना कर देंगे 256 हो जाएगा। अब सल्फर अणु का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा तो अणुओं की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान बाई अवगाद्रो संख्या। अवगाद्रो संख्या हो जाता है 6.022, याद रखिएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अवगाद्रो संख्या हो जाता है। ठीक है, ये आपका परीक्षा में पूछ भी सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अवगाद्रो संख्या क्या होता है। वो यहाँ पर ये देखिए 0 इसको मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा 6.022 इंटू 10⁻23, शायद मैंने अभी कुछ गलत बोल दिया था। ये इसका अवगाद्रो संख्या होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 मतलब 10 का पावर 23। ठीक है, ये अवगाद्रो संख्या होता है। अब तो हम लोग क्या करेंगे दिया गया द्रव्यमान इंटू अवगाद्रो संख्या बाई मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो 16 हमारा क्या है, 16 हमारा क्या है वो दिया गया द्रव्यमान है। अब अवगाद्रो संख्या का हो जो 6.022 इंटू 10⁻23 अब 22 मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा 256 ग्राम हो जाएगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हमको मिलेगा 3.76 इंटू 10⁻23 अणु, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अतः ठोस सल्फर में सल्फर एसिड का अणुओं की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.76 इंटू 10⁻23, इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर यहाँ से नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप जाकर वेबसाइट से नोट कर लीजिएगा, वहाँ पर ही पूरा नोट शेयर किया गया है। अब यहाँ देखिए 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम आयन का संख्या का परिकलन कीजिए। तो संकेत बोल रहा है कि किसी आयन का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि उसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है Al2O3। ठीक है, तो अब एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 27 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 हो जाता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2 और O3 का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा तो यहाँ देखिए 27 U इंटू 2 कर देंगे और 16 U इंटू 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 54 U हो जाएगा, यहाँ पर 48 U, दोनों को जोड़ देंगे 102 U। ठीक है, 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड का द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा 102 ग्राम। ठीक है, अभी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 102 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में अणुओं की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 6.022 इंटू 10⁻23 की ये क्या है अवगाद्रो संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करेंगे 1 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में अणुओं की संख्या को क्या करेंगे अणुओं की संख्या अगर पता करना है तो क्या करेंगे अवगाद्रो संख्या को क्या करेंगे 102 ग्राम से भाग दे देंगे। तो अब हमको क्या मिलेगा, अभी जो भी मिलेगा उसको रहने देंगे और 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड के अणुओं की संख्या इक्वल टू ये इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे आपस में गुना कर देंगे। तो हमको मिलेगा क्या है यहाँ पर 3.011 इंटू 10⁻20 अणु। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर उसी चीज़ को एल्युमिनियम आयन इक्वल टू Al3 प्लस की संख्या इक्वल टू 2 है और 3.011 इंटू 10⁻23 एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम के आयन की संख्या क्या हो जाएगा आपका 3.011 इंटू 10⁻23 इंटू 2। अब इसको सब को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अतः 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड AlO3 एल्युमिनियम आयन Al3 प्लस की संख्या कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ पर आपका इसका सॉल्यूशन खत्म होगा। 11 नंबर लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये अभ्यास का प्रश्न उत्तर इसमें चैप्टर 3 का हम लोग कर ली, साइंस का चैप्टर 3 क्लास 9th का। ठीक है, तो अगर आप पिछले वाले जो भी नोट्स नहीं किए तो फटाफट जाकर उसको कर लीजिए और अपना प्रिपरेशन में लगे रहिए और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो सबको भी हम लोग इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो फटाफट अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर ली तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आप लोग वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। वेबसाइट ये है, ठीक है, www.bharsuaacademy
www.versoacademy.online, ठीक है। आप इसमें केवल वर्सो एकेडमी जाकर गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद जय भारत।